القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على ديनक। जी अल्लाह ताला की दुआ है। हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने रमज़ान में अच्छे से जो रमज़ान का मकसद है कि हम अपनी मेंटल क्लैरिटी, हम अपनी फिज़िकल हेल्थ, हम अपनी स्पिरिचुअल जो हमारी ग्रोथ है, उसकी हेल्थ है, हम इन सब चीज़ों को जब अल्लाह ताला अचीव करने का मौका दे रहे हैं, तो हम अपनी बॉडी में बॉडी को इस तरह से सपोर्ट करें, बॉडी को इस तरह से हम नरिश करें कि वो हमें सपोर्ट कर सके इन सब चीज़ों को हासिल करने में, ना कि हमारे लिए मज़ीद मुश्किल बना दे कि हम रमज़ान के स्पिरिट से फ़ायदा ना उठा सकें। अब बेटे इसको करना क्यों अहम है? सहर और इफ्तार की मील प्लानिंग को, यानी कि अब रमज़ान में हमने देख तो लिया करने वाले काम ये हैं, ये नहीं करना। अब उसके साथ-साथ आपको क्या लगता है ये क्यों अहम है कि हम अपनी सहर और इफ्तार को भी प्लान करें? अगर नहीं भी करेंगे, जो खाना-पीना चल रहा है, जो हम बनाते हैं उसके साथ क्या हम इसके स्पिरिट को हासिल क्या नहीं कर सकते, या इससे इसकी अहमियत क्या है? आपको क्या लगता है? आप सब भी ज़रूर बताइएगा। इसके ऊपर क्योंकि मुझे नेट में बात दोबारा है। या फिर आप चाहे एयरबड्स लगाने की नहीं, अगर आपका भी मतलब आपके फ़ोन पे भी ये कनेक्टेड है ना, अब जब मैं बोलूँगी ना तो इस स्पीकर से मुझे वापस मेरी आवाज़ आएगी। जी, इबादत में फ़ोकस करने पे बैलेंस्ड खाना एंड नॉट गोइंग ओवरबोर्ड हेल्प्स टू फोकस। इबादत में फ़ोकस करने के लिए यस, लेस एंड बैलेंस्ड फूड। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अच्छा बेटे, पहली जो चीज़ है ना, हमने रूल याद रखने हैं, ठीक है? रूल याद रखना है। पहली चीज़ क्या है? फूड का रूल याद रखना है। रमज़ान में सहर और इफ्तार का रूल याद रखना है, ठीक है? और वो रूल क्या है? ठीक है? वो रूल ये है, पहली चीज़ है रूल। रूल ये है कि बेटा खाना जो भी हो, उसे 2 चीज़ें हमें देनी है, ठीक है? खाना जो भी खाना है, हर किसी में जो अवेलेबिलिटी है उसके हिसाब से। पहली चीज़ है वो खाना ऐसा हो बेटे कि हमारी जो ब्लड शुगर है, ठीक है? उसको स्टेबलाइज़ रखे। यानी ऐसा ना हो कि आइदर इसको बहुत स्पाइक कर दे या आइदर इसको बहुत लो रखे। यानी खाना ऐसा जिसने इतनी एनर्जी दी नहीं है। ब्लड शुगर का बेटा मतलब ये होता है, हम कोई भी खाना खाते हैं ना, उसने बॉडी में जाके प्रोसेस होने के बाद उसने ब्लड में एज़ शुगर उसका हिस्सा बनना होता है, वो एक एनर्जी होती है। तो उस एनर्जी को हमारे स्टेबलाइज़ और मेंटेन रखें। स्टेबलाइज़ होता है उसे एक ख़ास स्टैंडर्ड पे रखता है, उससे ना ज़्यादा जाने देता है, ना कम जाने देता है। यानी हम जो खाना खा रहे हैं, इंस्टेंट तो ब्लड ग्लूकोज़ का थोड़ा-सा होता ही है स्पाइक, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता जब वो एब्ज़ॉर्बेंस हो रही होती है, तो फिर वो नॉर्मल हो जाता है। ऐसा ना हो कि वो ड्यूरिंग सहर और इफ्तार के टाइम में बिल्कुल जल्दी से सब कुछ डाइजेस्ट हो जाए और उसकी जो एनर्जी है वो भी बहुत कम हमारे खून का हिस्सा बने। आपको ये बात समझ में आई है? नहीं, ये जनरल दोनों के खाने का है, ठीक है? दोनों के खाने का पहले एक रूल है, उसके बाद सहर और इफ्तार को अलग करें, ठीक है? और दूसरी चीज़ है, खाना ऐसा हो, जो भी खा रहे हैं, उससे डिहाइड्रेशन ना होने पाए, ठीक है? डिहाइड्रेशन ना होने पाए। एक भूख से मुताल्लिक है, एक प्यास से मुताल्लिक है, ठीक है? भूख से मुताल्लिक ये है, हम इन खानों को भी देखेंगे जिससे ब्लड शुगर स्टेबलाइज़ रहती है, ठीक है? भूख और प्यास। क्योंकि अगर हमारा ध्यान इस तरफ रहेगा ना और हमारा जिस्म इस चीज़ पे उलझा रहेगा कि अभी तो खाना खाया है और सहरी करते ही भूख लग गई है, अभी खाना खाया है तो सहरी करते ही गला खुश्क होने लग गया प्यास, तो फिर पूरा डे ध्यान इस पे रहेगा कि ये कैसा हमने खाना खा लिया या पता नहीं जिस्म में इस टाइम क्या चल रहा है। अच्छा, इसके साथ में एक रूल आपको एक्स्ट्रा बताने लगी हूँ, ये जनरल रूल है सबके लिए कि खाना ऐसा हो
कि हमारा जो है ना खाने में आप इसे यूँ कह सकते हैं कि स्लो टू डाइजेस्ट हो। ऐसा ना हो कि ऐसे ही हज़म हो गया उसी टाइम पे और ना ही ऐसा हो कि मैदे में जाके चिमट जाए और बैठ जाए, ठीक है? तो हमने ऐसा खाना लेना है जो क्विकली डाइजेस्ट भी ना हो जाए, ठीक है? अब इसकी इसको हम आगे देखेंगे भी। इसमें करना हमने क्या है, ये खाना किस तरह का होगा कि जिसमें हमें ब्लड शुगर भी स्टेबलाइज़ रहेगी और डिहाइड्रेशन भी। इस रूल को हम एक यूँ समझेंगे कि देखें आपका खाना है ना, उसको आधा किस चीज़ पे डिवाइड करना है, आधी जो है ना, आधी वो हमारी वेजिटेबल या फ्रूट्स होने चाहिए। अच्छा वेजिटेबल फ्रूट से क्या होता है? वेजिटेबल फ्रूट्स जो होते हैं इनमें ज़्यादा जो होता है वो होता है वाटर। उसके बाद होते हैं मिनरल्स और कुछ क्वांटिटी होती है शुगर की, ठीक है? तो ये आधा हमारा खाना इस पे फ़ोकस्ड होना चाहिए, ठीक है? आधा खाना यानी कि अगर हम खा रहे हैं ना रोटी सालन खा रहे हैं, ठीक है? तो रोटी सालन के साथ आइदर हम खीरा या खीरा टमाटर का मिक्स हम रखें अपने खाने के अंदर या हम रखें एप्पल को साथ कर लें, एप्पल बनाना को साथ में ऐड कर लें। अभी चूँकि सीज़न फ्रूट हमारा एप्पल और बनाना है, तो एप्पल और बनाना तो खत्म होने ही ना दें क्योंकि बॉडी को हल्की चीज़ चाहिए, हेवी प्रोसेसिंग नहीं चाहिए और वो हाइड्रेशन भी हमें दे, हमें मिनरल्स भी दे रही हो और स्लोली आराम से डाइजेस्ट हो रही हो, ठीक है? अब इसके साथ ही बेटे क्या चीज़ है, इसके साथ है कि हमने जो भी खाना लेना है, उसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स मिक्स हों। प्रोटीन प्लस कार्ब आधी-आधी रेशियो में, ठीक है? कैसे अब आपको पता है कार्बोहाइड्रेट जो है ये किसमें होगा? ये आपकी होगा रोटी में, ठीक है? या पराठा ले लें, रोटी ले लें, वो पूरी कार्बोहाइड्रेट ही है, ठीक है? और ये सबसे बेहतरीन कार्बोहाइड्रेट है, जो कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट नहीं है, जिस तरह आलू होता है। आलू भी पूरी कार्बोहाइड्रेट है। अगर आलू खाएँगे, आलू आलू जो है वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। हमने लेना है थोड़ा-सा फुल वाला कार्बोहाइड्रेट, क्यों? क्योंकि वो ज़रा आराम से डाइजेस्ट होगा, पूरे दिन में हमें ताकत देगा, ठीक है? कार्बोहाइड्रेट की और कौन-कौन सी फ़ॉर्म्स हो सकती हैं? और भी कितनी फ़ॉर्म्स हो सकती है, चावल हो सकता है, ठीक है? कोशिश करनी है कार्बोहाइड्रेट की जो बेस्ट फ़ॉर्म है ना सुबह में लेने के लिए वो रोटी है, ठीक है? रोटी है या पराठा लेकिन पराठा भी टू ऑयली नहीं होना चाहिए। उसके बाद है प्रोटीन, प्रोटीन की बेस्ट फ़ॉर्म अगर हम ले सकते हैं तो वो अंडा है, जो रेगुलर डाइट में ऐड करें। ठीक है? अगर चिकन हो सकता है तो चिकन भी लेकिन सुबह-सुबह सहरी में जो है ना फैटी जो फ्राई चिकन होता है या सालन वाला चिकन होता है उसको अवॉइड किया जाए। बेस्ट कॉम्बिनेशन अगर लेके पूरा मतलब हमने चलना है ना तो अच्छा प्रोटीन की और भी फॉर्म्स है, मैं इस टाइम सहर इफ्तार को नहीं फ़ोकस करती, अंडा, चिकन आपको पता ही है। अच्छा लेकिन इसके साथ में थोड़ी-सी चिकनाई हो जाए ना किसी भी डाइट में, हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा चिकनाई नहीं चाहिए होती। हमारी बॉडी को थोड़ी-सी चिकनाई चाहिए होती है। तो हमेशा जब भी प्लेट रेशियो बनाई जाती है ना किसी भी बैलेंस डाइट की, तो उसमें कहा जाता है कुछ ना कुछ चाहे जो है ना आपकी कम से कम भी ना आपकी डाइट के अंदर 1 से 2 चम्मच जो है ना थोड़ी-सी चिकनाई होनी चाहिए। अगर हम इसमें पता है क्या करते हैं, अंडा चिकन हो गया या दूध हो गया, ये ऐसी डाइट्स हैं जिनमें ऑलरेडी थोड़ी-सी चिकनाई होती है, ठीक है? यानी प्रोटीन के साथ ना फैट की क्वांटिटी ऑलरेडी होती है, तो हमें सेपरेट से ऑलिव ऑयल का स्पून या इसके अलावा कोई फैटी चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी ना एहतियातन सेफ साइड पे अपनी डाइट में नट्स रख लेने चाहिए, यानी सुबह के टाइम पे खजूर के साथ ना खजूर तो हमने लेनी है सहर और इफ्तार में, उसके अंदर ना बादाम लगा लिया जाए। बादाम में फैट होती है या इस तरह और कोई नट्स वगैरह है, उसके अंदर ऑलरेडी नेचुरली फैट वगैरह हो जाती है। बाकी दूध के अंदर भी नेचुरल फैट की क्वांटिटी होती है, तो वो फैट वाली नीड पूरी हो जाती है। जिस चीज़ का हमने ध्यान रखना है अगर हम फुल एक मील ले रहे हैं ना, रोटी सालन, तो उसके साथ हमारा आधा हिस्सा जो है ना, वो वेजिटेबल फ्रूट का होना चाहिए, ठीक है? तो ये ना तो भारी होगा मैदे पे, ये हल्का-फुल्का रहेगा और ये डाइट नीड को भी पूरी कर देगा। हमने टू मच ओवरलोड नहीं करना मैदे पे। अगर हमारी गुंजाइश 1 रोटी पे हम फुल हो जाते हैं, तो हम आधी-आधी से कुछ रोटी खा लें, आधा हमने वेजीज़ और फ्रूट रखना है। अब ऐसा ना हो कि 1 रोटी पूरी खाने के बाद भी हम 3-3 बनाना और अगर एप्पल खा रहे हैं, तो वो बहुत ओवरलोड हो जाएगा। हमने ओवरलोड नहीं करना, कि जैसे हम बड़े कोई बहुत बड़ी ऐसी चीज़ है कि भूख-प्यास लगे ही ना, उससे बचने के लिए इतना खा लो, वो फ़ायदा नहीं होता। हम अपनी तरफ से ये समझते हैं जितना खाना खाएँगे कम प्यास लगेगी, कम भूख लगेगी, ऐसा नहीं है, ठीक है? हमने उतना खाना है जितनी हमारे जिस्म में गुंजाइश है, बस उसमें हमने इस रेशियो का ध्यान रखना है कि उसमें प्रोटीन, कार्ब्स भी हो और वेजीज़ और फ्रूट्स भी हों। इसमें हमारे पास जो है ना सब्ज़ी में लेने के लिए खीरा, टमाटर अगर किसी को सूट करता है बेस्ट है, ठीक है? और सेब हो गया और बनाना।
ये दोनों बड़े अच्छे फ्रूट्स हैं, क्योंकि ये ना हर मैदे को सूट कर जाते हैं, हर एक के लिए सूटेबल है और दूसरा ये कि ये इकोनॉमिकल है और अवेलेबल है ये। इसके अलावा भी किसी ने अब ये हर एक के लिए अवेलेबल हर जगह पे होते हैं। इसके अलावा किसी ने अपनी मर्ज़ी से कोई वेजिटेबल ऐड करनी है, कोई फ्रूट ऐड करना है, वो ऐड कर सकता है। अब ये रूल है, रूल में हमने क्या देखा, हमारी ब्लड शुगर जो है स्टेबलाइज़ रहे, फ़ौरन से ऐसी कार्ब ना हो के डाइजेस्ट होके ये खत्म या ऐसी कार्ब प्रोटीन भी ना हो कि वो डाइजेस्ट ही नहीं हो रही। थोड़ा-सा आराम से डाइजेस्ट हो रही है पूरे दिन में, ठीक है? ताकि बॉडी फ़ील नहीं कर रही मुझे भूख लग रही है। और प्यास के हवाले से भी ऐसा ना हो कि हम टू मच अपने आप को सम टाइम होता है हम बहुत पानी से खुद को भर लेते हैं और सम टाइम होता है हम पानी वाली चीज़ कोई लेते ही नहीं है। तो इसलिए हमने वेजीज़ एंड फ्रूट्स को ऐड करके चलना है। तो ये हो गया रूल, ठीक है? इसको आपने लिख लेना बेटा अपने लिए। उसमें ये होता है कि हमें अभी समझ आ जाती है ना, बाद में हम भूल भी जाते हैं। तो जो इल्म की बातें होती हैं, उन्हें लिख लेने से, दोहराने से वो चीज़ें हमारे ज़हन का हिस्सा बन जाती हैं और बाज़ दफ़ा हम जब आगे ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, तो हमें आगे बताने में भी उस चीज़ को आसानी होती है। फिर इसके अलावा ये है कि नेक्स्ट रमज़ान भी आएगा, तो हम पिछली बातों को फिर याद रख रहे होते हैं, ठीक है? हम वहाँ से देख सकते हैं अपनी डायरी से कि ये चीज़ें सीखनी थी। ठीक हो गया? अब 2 चीज़ें हैं बेटा इस रूल से ना ये जब रूल हमने अप्लाई करना है, तो इस रूल से 2 हमें आउटकम ज़रूर मिलने चाहिए। 2 आउटकम आउटकम होता है रिज़ल्ट्स। यानी इस रूल को लगाने से 2 चीज़ें हमें ज़रूर हासिल होनी चाहिए। वो 2 चीज़ें क्या हैं? अच्छा जी, वो 2 चीज़ें हैं, पहली चीज़ है कि हमें ना थकावट ना महसूस हो, ठीक है? या आप यूँ कह लें कि हमारा हमारा एनर्जी लेवल ठीक रहे। अच्छा, इस एनर्जी लेवल को चेक करने के लिए दिन में भी चेक किया जा सकता है और दूसरा इसमें इसके चेक करने का तरीकाकार ये है कि इफ्तारी के बाद थकावट तो नहीं हो रही कि उठा ही नहीं जा रहा, 2 चीज़ें हैं। यानी दिन के अंदर अगर रोज़ा रख के कुरान पढ़े जा रहे हैं कुछ भी तो बहुत ढीले हैं, ठीक है? वो चीज़ ना हो दिख रही हो हमें और इफ्तार के बाद ढह ही ना जाए कि अब तो उठा ही नहीं जा रहा, कुछ हो नहीं रहा, ठीक है? ये 2 जगहों पे आपने असेस करना है अपने एनर्जी लेवल को, ठीक है? सहर करने के बाद दिन के औकात में ठीक है, स्पेशली 12 बजे के बाद। ठीक है? और अफ्तार के राइट आफ्टर चेक करना है, सही है? तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है? कि आपको अगर असर नहीं ना दिख रहा, तो फिर आपने वापस रूल पे जाना है और देखना है कोई गलती तो नहीं की है, ठीक है? उसके बाद क्या है, उसके बाद है दूसरी चीज़, आपको विज़िबली अगर जिसको मैदे का मसला है या जिसको जो भी बीमारी है, उसको उसमें इम्प्रूवमेंट दिखनी चाहिए क्योंकि रोज़ा ये चीज़ करता है। रोज़ा हमारी बॉडी की इन्फ्लेमेशन को बॉडी में किसी किस्म का भी इन्फेक्शन है, कोई भी इर्रेगुलरिटी है, उसने उसको हील करना होता है। अगर हमारा रोज़ा रखने से बॉडी हील नहीं कर रही, तो अगेन हमने चेक करना है हम रूल में गलती तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है? इस वजह से गट हेल्थ या आप ओवरऑल अपनी इम्यूनिटी कह सकते हैं, ठीक है? गट में बेटा सब आ जाता है, गट में सारे मेन ऑर्गन्स हमारे बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स आ जाते हैं, ठीक है? अच्छा इस रूल के साथ-साथ एक और बड़ी मज़े की चीज़ है, यानी आप यूँ समझ लें कि किसी ने डाइट तो अच्छी ली है लेकिन अंदर गंद भी साथ में डाल रहा है। अच्छा वो गंद क्या है? वो डोंट्स भी माइंड में होना चाहिए। मैं इसकी ना फुल पिक्चर भी आपके साथ शेयर कर दूँगी, अभी आप स्टेप बाय स्टेप इसको देखें और साथ-साथ लिखें भी, ठीक है? अपने पास इसको लिख भी लें। इसको मैं दोबारा से लिख लेती हूँ, ठीक है? हमारा एनर्जी, एनर्जी लेवल और इम्यूनिटी, ये 2 चीज़ें हमें इम्प्रूव फ़ील होनी चाहिए। एनर्जी लेवल और इम्यूनिटी, ठीक है? ये देखो मैंने यहाँ लिखा है, सही है? ये हमारा आउटकम है, एनर्जी लेवल और इम्यूनिटी ये दोनों चीज़ें इम्प्रूव हमें दिखनी चाहिए, ठीक है? और रूल में जो हमारे पास 2 चीज़ें हैं, डिहाइड्रेशन ना होने पाए और ब्लड शुगर स्टेबलाइज़ हो, ठीक है? प्रिवेंट डिहाइड्रेशन इसको मैं लिख दूँगी। चलें, अब बेटे इस सब में ना अगर कोई कर भी रहा है इस रूल को फ़ॉलो, अगर वो कुछ चीज़ों को साथ में फ़ॉलो नहीं करेगा ना, उसको असर नहीं आएगा।
अच्छा वो चीज़ें क्या है? वो स्ट्रिक्ट 4 डोंट्स हैं। 4 डोंट्स ये याद रखना है। इनको रेड करके अपने पास लिख लें, क्योंकि अगर ये हो गए ना, तो हमारा पूरे मैदे का कबाड़ा हो जाना है। स्पेशली रमज़ान में जब आपका जो है ना वो एक पूरी आप कह लें कि हीलिंग प्रोसेस हो रहा है। रमज़ान में बॉडी हील कर रही है, इसमें एट लीस्ट ये चीज़ ना करें। और वो क्या चीज़ें हैं? ठीक है? वो अवॉइड करने की क्या चीज़ें हैं? नंबर 1 नंबर 1 पे है, आपके ख़्याल से वो 4 चीज़ें क्या होंगी? आप लोग ज़रा गेस कीजिएगा। ओवर ईटिंग हाँ, वो तो चीज़ ठीक हो गया ओवर ईटिंग। ओवर ईटिंग खुद ही खत्म हो जाएगी जब हम ये रेशियो इंशाल्लाह ओवर ईटिंग तो आपका बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा 4 चीज़ें नहीं करनी। हाँ, नहीं, एक्सरसाइज़ तो करनी है बस हेवी एक्सरसाइज़ नहीं करनी। मेरा थोड़ा-सा स्टैंड जो है ना, इत बड़ी मुश्किल से स्टेबलाइज़ है और ये हल्का-सा भी आगे-पीछे हो ना, तो ये गिर जाता है। मैं कोशिश करती हूँ इसको मैनेज करने में ना मज़ीद एहतियात करूँ अब ना गिरे। अच्छा जी, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह 4 चीज़ें बेटे ठीक है। अच्छा ये जो चीज़ें हैं ना छोटी-छोटी रूल की जिस तरह होता है ना, खाना ज़्यादा नहीं खाना, फलाँ चीज़, ये चीज़ें ठीक है कि ये वाक़ई नहीं करनी, लेकिन वो चीज़ें जिन्होंने इंस्टेंट नुकसान देना है, जिन्होंने मैदे को बिठा देना है। पहली चीज़ है फ्राई फूड। पहली बात हमारी बॉडी को हेल्दी वर्किंग करने के लिए ज़्यादा फैट नहीं रिक्वायर्ड, ज़्यादा चिकनाई नहीं रिक्वायर्ड। उसको वर्किंग के लिए एक नींबू रिक्वायर्ड है। 1 सेकंड। जी। फ्राई फूड, अच्छा फ्राई फूड में क्या होता है, एक तो चीज़ की ग़िज़ाइयत भी जाती है, दूसरा ये हमारे मैदे को बिठा देता है। तो इस वज़ह से अगर अपनी डाइट में ये पकोड़ा, समोसा ये सब चीज़ें हैं, ठीक है? अगर तो बहुत ज़्यादा है कुछ लोगों की, वो इन्हें कम कर दें। क्योंकि ख़त्म करना भी जो है वो समटाइम बहुत मुश्किल होता है क्योंकि अगर डाइट्स में ड्राई चीज़ें मौजूद हों। उसमें लेकिन यूँ किया जा सकता है कि उस फ्राई फूड को फॉर एग्ज़ाम्पल पकोड़ा, समोसा है, अगर बहुत ज़्यादा डाइट के अंदर वो है, तो एयर फ्राई ले लिया जाए या उसको ग्रिल कर लिया जाए या उसको ग्रिलिंग ऑप्शन, बेकिंग ऑप्शन इज़ गुड, एयर फ्राइंग ऑप्शन इज़ गुड, लेकिन डीप फ्राइंग ऑप्शन जो है ना, वो उस फूड को हमारे मैदे के लिए ठीक नहीं रहने देगा। फ्राई फूड जो है, ऑयली चीज़ें जो हैं मैदे के अंदर, ये हमें हमारी एनर्जी लेवल को डाउन करेंगी। ये इतना ज़्यादा टाइम लेती हैं ना, हमारी पूरी गट की एनर्जी लेती हैं, उसको डाइजेस्ट करने के लिए। हमारी पूरी गट की भी और ब्रेन की भी। तो ये जो होती है ना ब्रेन फॉग जिसे कहते हैं, यानी हमारा माइंड क्लैरिटी के साथ चीज़ों की तरफ सोच नहीं पाता, वो इस तरह के खानों की वज़ह से भी होता है, जिसे हम मुरगन हज़ाया कहते हैं। हाँ, इसको कम कर दिया जाए तो दैट इज़ फाइन और उसमें ऑप्शन जो है ये एयर फ्राई की या बेकिंग की या ग्रिलिंग में इस तरह के ऑप्शन इज़ गुड, लेकिन डीप फ्राइंग को अवॉइड किया जाए। तो अभी जो फ्राई फूड को कंप्लीटली अवॉइड कर लेगा वो कंप्लीट फोकस को देख रहा। अगर ज़्यादा भी है तो इसको यूँ किया जा सकता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल छोटी समोसे होती हैं, छोटे रोल होते हैं, 1 खा लिया, ठीक है? या आधा खा लिया, ठीक है? और साथ में ऑब्वियसली अपना जो एक रेशियो है वेजिज़, फ्रूट्स, प्रोटीन, कार्ब्स की उसको मेंटेन करते हुए, सही है? ठीक हो गया? फ्राई फूड को अवॉइड करना है, बहुत ज़्यादा चिप्स हैं, फ्राई, ठीक है?
पकोड़े, समोसे, कचौरियाँ सबको आउट करें। बहुत दिल कर रहा है अल्टरनेटिव डेज़ पे कुछ ऐड कर लें और 1 की क्वांटिटी रखें कि मैं सिर्फ़ 1 खा लूँ क्योंकि ऑब्वियसली जो चीज़ हमारे जिस्म के साथ हिली होती है ना, रची-बसी होती है, उसको आहिस्ता-आहिस्ता ही डिटैच करते हैं। तो फ्राई फूड में कोशिश कीजिएगा कि आप अपना जो रूल है क्योंकि इसमें आपने देखना है कि उतना ज़्यादा मैं थकूँगी, ठीक है? पकोड़ों में से भी 1 ले लिया, फाइन। वो एक टेस्ट के लिए चीज़ होगी बस। लेकिन हाँ, स्टमक बैठ जाएगा फिर ये थकावट और एनर्जी वाली चीज़ होगी। अच्छा फ्राई फूड सहरी में तो लेना ही नहीं है ना, ये बात याद रखनी है। सहरी में कोई ऐसी कि फ्राई चीज़ करके नहीं खा लेनी, लेकिन हाँ, अफ्तारी में आप थोड़ा-सा उसको ले सकते हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ है बेटा, हर वो फूड हर वो फूड जो शुगर ओनली है। अच्छा किसी भी फूड के अंदर अगर थोड़ी-सी शुगर ऐड है ना, वो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर कोई ड्रिंक ऐसा जो फुल शुगरी है या कोई खाना ऐसा जो फुल शुगरी है, जैसे डेज़र्ट्स और मीठे होते हैं, इनको अवॉइड करना है, ठीक है? 1 सेकंड। अच्छा आपको पता है ज़्यादा मीठा आपने कभी सुना हो कि उसका नुकसान क्या होता है या मीठा लेने का फुल मीठा लेने का क्या नुकसान होता है? हुँ। अच्छा हाँ, बिल्कुल। अच्छा इसमें पता है क्या होता है? हमें कभी भी कोई खाना ऐसा नहीं लेना जिससे बहुत ज़्यादा फ़ौरन से ग्लूकोज़ स्पाइक हमें हो जाए, बहुत ज़्यादा। ये सिर्फ़ शुगर पेशेंट्स के लिए नहीं है, किसी भी पर्सन के लिए कि उस टाइम आपको एनर्जी डायरेक्ट फ़ील हो लेकिन आहिस्ता से थकावट भी तेज़ी से नीचे आए। अब अगर हम लोग स्वीट ड्रिंक्स लेते हैं ना स्वीट ड्रिंक्स, तो स्वीट ड्रिंक्स हमें लगता है उस टाइम वाह! हाँ, हाँ, मज़ा आ गया, ठीक है? पिया, फ़रहत का सा एहसास होता है। लेकिन उसके साथ हमें प्यास भी ज़्यादा लगेगी कंपैरेटिव टू अगर हम सिंपल वाटर ले रहे हैं या कोई और ड्रिंक ले रहे हैं। अगर हम शुगरी ड्रिंक लेते हैं तो उसके बाद हमें प्यास वाली चीज़ भी रहती है। तो शुगर ओनली जो मील्स है ना, ये हमारे अंदर थकावट को लेकर आएँगे और ये जो मीठे हम बनाते हैं ना यूजुअली फॉर इंस्टेंस हो गया, खीर हो गई, ठीक है? या डेज़र्ट्स वग़ैरह हो गए, तो इनको हम अवॉइड करें, ठीक है? डेज़र्ट्स को और शुगरी फूड को। अगर कोई ड्रिंक ऐसा हैवी है, ठीक है? तो कोशिश करें उसे कम क्वांटिटी में लें, ठीक है? उसके बाद हमारी ये जो चीज़ें हैं ना, ये बॉडी में पता है क्या करती हैं? जैसे ही जाती हैं फ़ौरन से बहुत ज़्यादा जैसे लगता है एनर्जी आई लेकिन उसके बाद ना गिरता भी फ़ौरन लेवल है। इसी तरह जो फ्राई फूड्स होते हैं, इतनी ज़्यादा ये जो फैट है ये इन्फ्लेमेशन जो हमारी बॉडी में किसी टाइप की भी हो रही होती है जिसने हील करना है उसको स्टॉप कर देता है फ्राई फूड। इसी तरह से बेटे जो होता है ना, सॉल्टी खाना बहुत ज़्यादा या स्पाइसी खाना बहुत ज़्यादा। ये मैं हाई का ऊपर का साइन लगा रही हूँ इसका मतलब होता है हाई। सॉल्टी या स्पाइसी। अच्छा इससे भी प्यास वाली चीज़ बड़ी होती है, ठीक है? बहुत ज़्यादा जब हम सॉल्टी फूड लेते हैं और अगर बहुत ज़्यादा हम सॉल्टी या स्पाइसी फूड ले रहे हैं ना, इससे क्या होता है जितना नमक जिसम में ज़्यादा डालेंगे ना, उतनी ज़्यादा प्यास ज़्यादा लगेगी क्योंकि नमक का बहुत ज़्यादा होना जो है ना, ये आपने अगर बायो को बेसिक्स पढ़ा हो, पानी को ड्रेन कर देता है बॉडी से। फिर इसके अलावा हेडेक वाली चीज़ जो है इंसान को होती है, सर दर्द वाली चीज़ हो जाना, ठीक है? और अगर किसी का समटाइम थोड़ी-सी सॉल्ट की सेंसिटिविटी है, तो बीपी हाई वाली चीज़ भी हो सकती है, कि ब्लड प्रेशर ज़रा स्पाइक करे। तो खानों में भी जो नमक है, ऐसा ना हो कि नमक का ज़ायका आ रहा हो, ठीक है? ये वाली चीज़ ना हो, नमक नॉर्मल हो। इसी तरह से जो मसाले हैं, मिर्च हैं, ये भी इरिटेट ना करें स्टमक लाइनिंग को, क्योंकि टू मच सॉल्ट, टू मच स्पाइस जो है वो स्टमक लाइनिंग को इरिटेट करते हैं। प्यास भी ज़्यादा लगती है, सर दर्द भी करता है, ठीक है? और पेट खराब भी हो सकता है, ठीक है? ठीक हो गया? उसके बाद 4th चीज़ जो कि बहुत कॉमन है, वो है टी और कॉफ़ी, टी और कॉफ़ी, ठीक है? टी और कॉफ़ी में कैफ़ीन होती है, ठीक है? ऑब्वियसली दीज़ आर टू स्ट्रॉन्ग फॉर स्टमक और हमने स्टमक को लाइट, सॉफ्ट और हीलिंग फूड देने हैं, ठीक है? और
दूसरी जो चीज़ है इसकी वज़ह से ना नींद डिस्टर्ब होती है कैफ़ीन की वज़ह से, नींद डिले होती है। फिर दूसरा ये कि आयरन की एब्ज़ॉर्प्शन भी इसकी वज़ह से लो होती है। तो इन 2 चीज़ों को सबसे अहम चीज़ तो ये है कि अगर किसी को चाय लगी भी हुई है, कुछ लोगों के जिस्म को लगी होती है चाय। वो कहते हैं हम अच्छा वर्क भी तब करते हैं अगर हम चाय पी लें। तो उसमें 2 चीज़ें ना की जाएँ, वो क्या है? टी को अच्छा कॉफ़ी तो टू स्ट्रॉन्ग है ना, कॉफ़ी इज़ स्ट्रॉन्गर देन टी। टी फिर भी ज़रा लाइट हो जाती है ड्यू टू मिल्क। मिल्क की वज़ह से कम हो जाती है। दूसरा इसके अंदर वो तेज़ी नहीं है, इसकी जो टी टी के पत्तों में होती है। कैफ़ीन की रेशियो भी कम है। तो चाय अगर लेनी है ना, तो बस फिर ये किया जाए कि रात में सोने से बिल्कुल पहले या सहरी के वक़्त ना ली जाए चाय, क्योंकि इससे भी प्यास लगती है। लेकिन हाँ, रिलैक्सेंट ज़रूर इसमें चाय में होता है, थोड़ा-सा सुकून ज़रूर देता है। तो उसको जो है इफ्तार के टाइम और सहर के एग्ज़ैक्ट टाइम में लिया जाए, हाँ, इफ्तार का खाना खा लिया है, इफ्तारी कर लिया, खाना खा लिया, फिर ड्यूरिंग तरावी में अगर चाय लेनी है, तो फिर उस टाइम पे ले ली जाए। लेकिन एग्ज़ैक्ट सहरी के टाइम पे चाय पीना या इफ्तार के टाइम पे, दिस वुड नॉट हेल्प अस। ठीक हो गया? तो ये 4 चीज़ें हैं, इन्होंने इंस्टेंट नुकसान देने हैं। इसका नुकसान दिखेगा फ़ौरन से। ठीक है? शुगरी फूड भी, फ्राई फूड भी और सॉल्टी और स्पाइसी फूड भी फ़ौरन मैदा बिठाएगा और इन्होंने हमें हमारी बॉडी को हील नहीं होने देना। इस तरह से टी, कॉफ़ी अगर तो लगी हुई है, तो थोड़ी क्वांटिटी में ले लें और सहरी और इफ्तार में नहीं लें, इफ्तार के खाने के बाद कर लें क्योंकि उसके बाद थोड़ा-सा जागना भी होता है, ठीक है? उसके बाद सोना होता है। ठीक हो गया? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक अब तक की सब बातें क्लियर है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा इन्हें लिख लें, क्योंकि अगर हमें रोज़े से फ़ोकस अचीव करना है, तो हमें अपनी मील प्लानिंग को कंट्रोल करना होगा। यस, सोडियम लेवल को उठाया जाता है, बिल्कुल। हाँ जी, जी, जी। ठीक हो गया। अब हम स्पेशली थोड़ा-सा सहर और इफ्तार को देख लेते हैं। अच्छा, आपको प्लेट रेशियो याद है? प्लेट रेशियो हमने क्या रखनी है? हाफ वेजीज़ एंड फ्रूट और हाफ प्रोटीन्स एंड कार्ब्स, ठीक है? और थोड़ी-सी फैट अगर सेपरेट आपको लगता है डाइट के अंदर ऐसी चीज़ है कि नहीं आ पाएगी फैट, तो हमेशा अपने पास भिगोए हुए बादाम, ठीक है? या खजूर, इनका कॉम्बिनेशन एक ले लें, ठीक है? अब हम आते हैं सहरी पे। अब सहरी के लिए हमें थोड़ा-सा ये करना पड़ेगा। आज इतनी दफ़ा फ़ोन गिर चुका है ना, शुक्र है कारपेट है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका नुकसान नहीं हुआ। सहरी, बोर्ड मार्कर भी थोड़ा-सा मसला कर रहा है। द मोमेंट टेबल ज़रा मूव होता है ना, तो ये गिर जाता है। टेबल को मूव करें थोड़ा-सा भी तो ये इसका बैलेंस इतना अच्छा नहीं है। अच्छा मुझे अब उठना पड़ेगा और मार्कर चेंज करना पड़ेगा। चलो इसको थोड़ा-सा जी, ज़ैनब क्या कह रहे हो बेटा? सरफेस राइटिंग के लिए? नहीं, नहीं, ये बैलेंस्ड है। मैं इसमें सिंपल बता रही हूँ कि इसका थोड़ा-सा ना ये है कि टेबल मूवेबल है नीचे ना, तो अगर जब भी मैं इसको मूव करती हूँ किसी चीज़ के लिए तो फिर थोड़ा-सा ये गिर जाता है। बेड पे हाँ, बेड पे किया जा सकता है, लेकिन बेड इतनी वो सरफेस नहीं देता, फिर ये फ़ोन को नहीं देगा इतनी, वहाँ पे भी ज़रा हिलेगा। तो इंशाल्लाह इस समय ना मुझे बस ध्यान रखना ही होगा कि टेबल ज़्यादा हिले ना, तो फिर ये नहीं गिरेगा इंशाल्लाह। चलिए, अब हम सहरी की तरफ आते हैं इंशाल्लाह जी। सहरी में हमने ऑब्वियसली वो फूड लेना है, हाइड्रेशन भी दे, स्लो डाइजेशन दे हमें, ठीक है? तो हाइड्रेशन में हमने देख लिया था वेजीज़ एंड फ्रूट और स्लो डाइजेशन में प्रोटीन कार्ब का कॉम्बिनेशन। तो उसमें हमारे पास क्या हो सकता है सहरी में? एक चीज़ जो रखें वो है हमारे पास रोटी, ठीक है? रोटी के साथ अगर सालन है तो आई वुड से कि आप ना बेटर ये चीज़ है कि अंडे से रिप्लेस कर लें। रोटी अंडा कर लें, रोटी ऑमलेट कर लें। सालन में टू मच स्पाइस भी हो रहा होता है, ऑयल भी आ रहा होता है, ठीक है? मिक्सचर ऑफ टू मच थिंग्स। तो अगर सालन है तो ठीक है, लेकिन अंडे से ये डायरेक्ट प्रोटीन मिलेगी। रोटी अंडा कर लें, रोटी ऑमलेट कर लें, ठीक है? और इसके साथ जो दही है ना, रोटी अंडा और दही या दूध का कॉम्बिनेशन ज़रूर रखें। सुबह में दही या दूध का। इससे हाइड्रेशन भी रहेगी, प्रोटीन भी है, ठीक है? फैट ये सब चीज़ें आ जाएँगी, ठीक है? दही दूध अगर हो जाएगा, इट वुड बी बेस्ट।
रोटी, अंडा, दही। दही की कोली ज़रूर रखें, ठीक है? अंडा एक बना लें, रोटी या पराठा कर लें। पराठा तो उसमें ऑयल ज़्यादा ना हो, तो बिल्कुल ठीक रहेगा, ठीक है? इसके अलावा ये चीज़ हो सकती है कि दही दूध को लस्सी फॉर्म में भी ले सकते हैं। वो भी सेम चीज़ हो जाती है, एक कॉम्बिनेशन बड़ा बैलेंस्ड हो जाता है। बाकी सुबह के टाइम में खीरा, टमाटर या केला सेब, ठीक है? वेजीज़ में अगर सेपरेट लेना है, अदरवाइज़ बेटे यहाँ से हाइड्रेशन कवर हो जाती है काफ़ी हद तक, ठीक है? तो आपने अगर साथ में वो लेना है ना क्या कहते हैं केला, सेब कोई एक साथ में अच्छा सबसे मज़े की चीज़ ये भी कर सकते हैं सुबह में केले को दूध में शेक कर लें उसको, ठीक है? या केले को दही के अंदर मिक्स कर लें या सेब को कर लें मिक्स, तो ये चीज़ भी हो सकती है। तो इस तरह से भी इसको किया जा सकता है या खजूर ऐड की जा सकती है। खजूर, बादाम मैं तो कहूँगी शायरी में 1 खजूर और बादाम रख लें और एक अवतार में खजूर को कट करके अंदर उसमें बादाम ऐड करके तो मॉर्निंग और इवनिंग में वो ये चीज़ है कि नट और खजूर वो दोनों चीज़ हो जाएगी। ठीक हो गया? तो ये चीज़ें भी आप सुबह में भी कोई सा एक फ्रूट साथ में ऐड कर सकते हैं, लस्सी कर लें, ठीक है? रोटी अंडा कर लें। ठीक हो गया, ये सहरी बेहतरीन है। ठीक हो गया? बॉडी में बहुत सोच समझ के कुछ डालें क्योंकि हर चीज़ का इफ़ेक्ट आएगा। ये नहीं कि रात की कचौरियाँ पड़ी हैं, रात की प्लांचेज़ पड़ी है तो बस खा लो, ऐसे नहीं करना। उसके बाद हम आ जाते हैं अफ्तार पे। अफ्तार में बेटे सबसे गोल्डन रूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो किया करते थे, वो ये है कि हमारी बॉडी बहुत देर से क्या होती है, एम्प्टी स्टमक होता है, ठीक है? पूरी बॉडी जो है वो बिल्कुल इस टाइम वल्नरेबल है। तो सबसे हमने ये नहीं करना कि बॉडी को फ़ौरन से काम पे लगा दो। ये एक बड़ी बेहंगम सी चीज़ है ना कि अगर एक बॉडी मोशन में है, ठीक है? तो उसको झटका दे के आप रोकोगे तो वो उसके मोमेंटम के लिए ठीक नहीं होगा, ठीक है? तो आप उसे स्लो डाउन आहिस्ता-आहिस्ता गाड़ी भी है, वो भी क्या कहते हैं आहिस्ता-आहिस्ता स्लो डाउन करते हो फिर स्टॉप करते हो। इसी तरह से जब एक चीज़ अरसे से स्लो पे है, तो उसको आहिस्ता-आहिस्ता स्पीड जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं, फ़ौरन से तो वो नहीं 80 और 100 की स्पीड पे जाती। स्लोली पेस पकड़ती है, उसके फिर जो वर्किंग के सारे पार्ट्स हैं, वो भी आराम-आराम से मूवमेंट में आते हैं और फिर वो फास्ट मोमेंटम में भागते हैं। तो किसी मशीन की वर्किंग में भी जब हम इस चीज़ का अंदाज़ा रखते हैं, कि वो अच्छा तब चलेगी, डायरेक्ट हम उसको पावर ना दे दें, बल्कि स्लोली हम उसको चलाते हैं या स्लोली उसको हम स्टॉप करते हैं। तो अपनी बॉडी को भी जब हमने इतनी टाइम से स्टार्व्ड रखा हुआ है, बॉडी में कुछ नहीं डाला, तो डायरेक्ट हम उसको जब हाई मोमेंटम पे कहते हैं ना दौड़ो, भागो, यानी ये आया फ्राई फूड, करो अब सारे जो है फैटी एसिड्स टाइप वाले एंजाइम रिलीज़, ठीक है? इसको करने करने लग जाओ, पूरी की पूरी गट वो जो है ना अचानक शॉक में आ जाए बॉडी। तो वो बॉडी जो हील कर रही है ना, उसको हम उसकी हीलिंग नहीं होने देते। जब हम क्या करते हैं सहरी में भी अपनी मर्ज़ी की चीज़ें अंदर ठोंसते हैं और इफ्तारी में भी मर्ज़ी की चीज़ें फ़ोकस करते हैं टेस्ट एंड प्लेयर। जबकि हमने रमज़ान का फ़ोकस रखा है इतना खाना और ऐसा खाना हमने खाना है जो कि हेल्दी हो, मकसद पूरा कर रहा हो और हम लोग अपने कुरान पे फ़ोकस कर सकें, हम इबादत अपने टारगेट को अचीव कर सकें। इसमें आके ज़रा प्लेयर को हम साइड पे रखें या ओवर ईटिंग को हम साइड पे रखें, ठीक है? अगर फूड ऐसा है जो कि अच्छा है, हेल्दी है तो फिर कोई मसला नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्लेयर लेकिन साथ में नुकसान कर रहा हो, तो ऐसे फूड को अवॉइड करना है जस्ट लाइक हमारे पास है फ्राई फूड। रोज़ा खोलना है सबसे पहले बॉडी में ऑब्वियसली ब्लड शुगर इस टाइम पे आके आहिस्ता-आहिस्ता लो हो रहा होता है, तो वो है हमारे पास खजूर। लेकिन टू मच खजूरें भी 3 और 5 ठीक है 3 इज़ फाइन बट 5 और 7 खजूरों पे खजूरें खा रहे हैं, तो ये चीज़ भी नहीं अच्छी कि फ़ौरन से ब्लड शुगर स्पाइक कर दे। थोड़ा-सा हमें रिक्वायर्ड है, 1 खजूर वुड बी फाइन अगर 3 भी आपको सूट करती है 1 2 3 इज़ गुड साथ में पानी। पानी ना तो फुल गरम हो, जिस तरह अक्सर लोग एक्सट्रीमली वार्म वाटर लेते हैं, ठीक है? या ना ही कोल्ड हो। पानी रूम टेम्परेचर का हो जिस पे बॉडी के फ्लूइड भी उसी रूम टेम्परेचर पे है तो ये सबसे बेहतरीन है। हल्का सा वार्म करना है इट इज़ गुड, लेकिन ज़्यादा नहीं करना क्योंकि टू मच बॉडी को नहीं देना। बॉडी को सॉफ्ट पेस पे ही रखना है, ठीक है? लाइट सी शुगर और साथ में वाटर बॉडी बहुत नॉर्मल और हेल्दी रहेगी। हमें लगता है इतनी भूख और प्यास लगी है पकड़ के जामे शीरी अंदर डाल दो, पकड़ के ये वाला ड्रिंक जूस बना पकड़ के अंदर डाल दो, पकड़ के ये पकोड़ा समोसा फ़ौरन से डाल दो। ये हम अपने साथ जुल्म कर रहे हैं। रेगुलर भी और फिर जो हमारा गोल है हम उसको भी अचीव नहीं कर सकते अगर हमने उसको इस हवाले से डिसिप्लिन ना किया तो। तो पहली चीज़ है खजूर और पानी। इसके बाद कुछ भी खाना है तो उससे 5 से 10 मिनट मिनिमम उसके गैप के बाद खाना है। कुछ भी खाना है तो उसको 5 से 10 मिनट के गैप पे खाना है।
और वो क्या चीज़ हो सकती है, ठीक है? उसमें ये हो सकता है खजूर पानी है, दुआ कर लिए, ठीक है? और साथ में बेटा फ्रूट्स, फ़ौरन से लेने हैं फ्रूट्स, ठीक है? अच्छा तरतीब वही है, तरतीब रेशियो जो है ना हमारी वही है, वेजिज़, फ्रूट्स, प्रोटीन, कार्ब वाली रेशियो के आधा वो डिहाइड्रेशन के लिए वेजिज़, फ्रूट्स और आधा प्रोटीन कार्ब के बाकायदा खाना भी अंदर जाए। लेकिन अभी हमने बाकायदा प्रोटीन कार्ब्स अंदर नहीं डालने, बाकायदा रोटी, सालन खाना कुछ नहीं डालना, फ़ौरन से मैदे के अंदर। पहले बिल्कुल इनिशियल टाइम पे हमने खजूर और पानी देना है, ठीक है? इसमें ये भी कर सकते हैं कि खजूर पानी पीते ही मगरिब के लिए खड़े हो जाया जाए या खजूर पानी पीते ही थोड़ा-सा 5 मिनट के गैप के साथ ही फ्रूट्स ले लिए जाएँ। अच्छा फ्रूट्स इसमें अगर एप्पल और बनाना कट है वो ले लिए जाएँ या फ्रूट चाट है अगर वो ले ली जाए। लेकिन फ्रूट चाट में बहुत ज़्यादा नमक, चाट मसाला और चीनी नहीं एडेड होनी चाहिए। सिंपली वो फ्रूट्स की नेचुरल जो है उसका सुक्रोज़ है वो वाली शुगर होनी चाहिए, ठीक है? खुद से जो हमारी ये चीनी होती है, जो ब्लीच कर के व्हाइट की होती है, इन्होंने ये नहीं डालनी, टू मच सॉल्ट नहीं डालना, ठीक है? तो फ्रूट साथ में खा लिया जाए। खजूर पानी पिया उसके साथ ही थोड़े से गैप के साथ ही जो अगर एप्पल है, बनाना है या कोई और फ्रूट है तो वो फ्रूट खाया जाए और मगरिब अदा की जाए, ठीक है? मगरिब जब अदा कर ली मगरिब जब अदा कर ली, तो उसके बाद बाकायदा आके खाना खाया जाए और उस खाने में भी वही ध्यान हमने रखना रोटी है, प्रोटीन आ गई तो कार्बोहाइड्रेट्स आ गई अच्छी वाली, ठीक है? उसके साथ जो है हमें प्रोटीन चाहिए, उस प्रोटीन में आइदर जो है अगर चिकन है, फिश है, रेगुलर तो हमारे घरों में चिकन, फिश नहीं बन रहा होता, तो दाल, कोशिश कीजिए दाल का इस्तेमाल ज़्यादा कर लिया जाए, ठीक है? सब्ज़ी भी जो है, सब्ज़ी में बेहतरीन सब्ज़ियाँ जो है कद्दू है, अच्छा कद्दू हम लोग इतना लाइक नहीं करते कद्दू, तोरी ये सब लेकिन ये सब्ज़ी बहुत बेहतरीन है। तो इस तरह से जो है सब्ज़ी गाजर है, उसको ऐड कर लिया जाए, ठीक है? अगर किसी घर में बहुत सब्ज़ियाँ चल रही हैं, चिकन लेस चल रहा है, तो वो दालों को ज़रूर ऐड रखें। अल्टरनेटिव डे पे दाल सब्ज़ी या दाल सब्ज़ी चिकन। तो दालें जो है वो प्रोटीनेशियस होती हैं। तो रोटी दाल हो गई, रोटी सब्ज़ी हो गई, रोटी चिकन हो गया। तो ये चीज़ जो है खाने में चल रहा है। तो इसमें भी देखा जाए कि जो खाने बन रहे हैं, चिकन है, सब्ज़ी है, दाल है, उसमें बहुत ज़्यादा तेल के तड़के ना लगाए जाएँ, क्योंकि उन्होंने फिर मैदा बिठाना है, इन्फ्लेमेशन ज़्यादा कर देंगे। तो उसके बाद या सहरी और इफ्तार ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? खजूर पानी, साथ में फ्रूट्स, मगरिब के लिए निकल गए, मगरिब के बाद आके खाना खाया। उसी टाइम पे चाहे बिरयानी है, कितने अच्छे-अच्छे खाने बने हुए हैं। तो उनको जो है उस उसी टाइम पे ना दुपट्टा मारा जाए कि हाँ, बहुत भूख है, मैंने अभी बिरयानी खा लेनी है, अभी सब कुछ कर लेना है। बिरयानी भी अगर बनानी है, राइस और गुड कार्बोहाइड्रेट की ये भी अच्छी फ़ॉर्म है, चावल भी अच्छी फ़ॉर्म है, लेकिन बेहतरीन फ़ॉर्म रोटी है। तो अगर चावल करने हैं ना, तो चावल में भी कोशिश की जाए कि चावल जो हैं, उनमें भी स्पाइसेस जिस तरह हम तह वाली बिरयानी और ये सब बनाते हैं, चटखारा फुल आएगा, मज़ा फुल आएगा, लेकिन हाँ, मैदा फिर कहेगा मैं नहीं उठ रहा, मेरे से नहीं तरावी होती है, मैं तो थक गया, मैं तो ब्लोटिंग होगी, पानी बहुत हो गया क्योंकि मैंने तो रगा-रग ग्लासेस चढ़ा लिए थे। तो मीठे शरबत बिल्कुल भी ना होती है, ठीक है? सहरी में रोटी हो तो बेस्ट है, लेकिन अगर राइस लेने हैं तो राइस की ज़्यादा अच्छी फ़ॉर्म जो है ना वो ब्राउन राइस है। अच्छा मैंने भी कभी नहीं ट्राई किए हुए ब्राउन राइस, लेकिन मैंने ये बहुत ज़्यादा जो है ना नॉलेज वगैरह की चीज़ों में देखा हुआ है कि ब्राउन राइस जो है हमारी बॉडी को वो नहीं थकाते, वो आराम से स्लोली डाइजेस्ट होते हैं। जिस तरह ये चीनी में भी चीनी की जो मीठी वाली फ़ॉर्म है वो बॉडी के लिए हेल्दी नहीं है, लेकिन गुड़ वाली फ़ॉर्म है, गुड़ वाली शक्कर वो बॉडी के लिए हेल्दी है क्योंकि नेचुरल शुगर है। तो इस वजह से ये कार्ब में भी कहते हैं कि जो है ना आटे में भी हम लोग अब व्हाइट आटा कर दिया हुआ है, तो उसकी बजाय प्योर गंदम का आटा इज़ बेस्ट। चावलों में भी हमने जो व्हाइट राइस कर दिया, उसकी बजाय ब्राउन राइस इज़ बेस्ट और शुगर फॉर्म भी अगर हमने यूज़ करनी है, तो मीठी चीनी जो होती है, व्हाइट शुगर की बजाय गुड़ वाली जो है, वो हमारी बॉडी के लिए क्योंकि नेचुरल हमारी बॉडी भी नेचुरल चीज़ों से बनी है, तो ये भी नेचुरल ही उसको सूट करते हैं, बजाय आर्टिफिशियल के। ठीक हो गया। अच्छा फ्राई फूड में एक और चीज़ याद रखनी है, जो प्रिज़र्व्ड फूड्स होते हैं ना, उनकी कंपोज़िशन जो है वो बदल जाती है। तो कोशिश ये करनी है प्रिज़र्व्ड फूड्स को हम अवॉइड करें इंशाल्लाह। यानी सम टाइम होता है लोग जो रोटियाँ, पराठे हैं ना, इनको बाज़ारों से पैक्ड होते हैं ऑलरेडी, उनको यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है? तो वो वाली चीज़ों को हम अवॉइड करें। डन हो गया, सहर इफ्तार क्लियर है? आप इस तरह से अपने सहर इफ्तार को इंशाल्लाह कर पाएँगे? अपने वो जो एक है, हमारी बॉडी को एक होता है ना मज़े का खाना, बस मज़े का खाना।
तो उस चीज़ से क्या खुद को इंशाल्लाह आप देख सकते हैं कि आप डिसिप्लिन कर पाएँगे इंशाल्लाह। मिनिमम भी रमज़ान में तो डिसिप्लिन करने की कोशिश करनी है, बाद में चाहे कर लीजिएगा, लेकिन अभी की जो ऑब्वियसली हमने इस रूटीन को बाद में भी कंटिन्यू करना है, लेकिन अगर बहुत भी क्रेविंग हो रही है ना, तो बताएँ कि रिवॉर्ड कितना बड़ा है। मेरे ज़िक्र का रिवॉर्ड 700 टाइम जा रहा है, मेरे नमाज़ जो मैं अदा कर रही हूँ, हर चीज़ का रिवॉर्ड कितना ज़्यादा जा रहा है। तो अगर ये रमज़ान मेरे लिए जहन्नुम से निजात का ज़रिया बन जाए, मेरे लिए बाबुर रैयान में नेम लिखा जाए कि ये वीआईपी तौर पे इन बड़े गेट से एंटर होंगे, तो मेरे लिए इतना बड़ा रिवॉर्ड। और सबसे मज़े की बात जो मुझे रोज़े की इतनी प्यारी लगती है कि अल्लाह ताला दुनिया में हमें किसी भी चीज़ का बताते हैं ना नुकसान या किसी भी चीज़ का फ़ायदा या आखिरत में, तो हम उसे इमेजिन करते हैं कि अच्छा ये चीज़ है। लेकिन अल्लाह ताला इस चीज़ को इमेजिन ही नहीं करवाते। अल्लाह ताला कहते हैं कि जो बंदा रोज़ा मेरे लिए रखता है ना, रमज़ान को मेरे लिए गुज़ार रहा है और मेरे लिए खड़ा हो रहा है ईमान के साथ जो अल्लाह ताला ने वर्ड्स बताए हैं उनको क़याम में पढ़ रहा है, ठीक है? और उसे अकाउंटेबिलिटी का है कि हाँ, मेरा रब मुझसे पूछेगा। इस कैफ़ियत के साथ ईमान और एहतिसाब की कैफ़ियत के साथ अपने रमज़ान को डिसिप्लिन करके गुज़ारता है, ठीक है? कॉन्शियसली गुज़ारता है। तो बस फिर उसका और मेरा मामला है कि उसके लिए सरप्राइज़ क्या है। तो सोचें कि हमें अल्लाह ताला क़यामत के दिन इंशाल्लाह आखिर में बताएँगे तुम्हारे रोज़ों के सरप्राइज़ तो ये लगाओ। और देखें ऑब्वियसली अल्लाह ताला हमें इतना अच्छा जानते हैं कि अल्लाह ताला को पता है कि हमें सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ की ज़रूरत किस चीज़ की है, ऐसा गिफ्ट देंगे और फिर वो जो हमें सबसे ज़्यादा खुश करे, सबसे ज़्यादा प्लेयर वाला हो। तो हम अपनी अगर प्लेयर को यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं ना, तो हमें द मैक्सिमम प्लेयर वो अल्लाह सुब्हान व तआला की जानिब से मिलेगी। तो इस वजह से ये चीज़ें बहुत छोटी-छोटी हैं, लेकिन अगर हमने इनको पिक कर लिया ना और उनको डिसिप्लिन कर लिया, तो रिवार्ड बहुत ज़्यादा है। दुनिया में भी ऑब्वियसली बॉडी हेल्थ वाइज़ भी और आखिरत में भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस वजह से इसको हमने चीज़ें छोटी-छोटी हैं, लिख लेना है, हल्का नहीं लेना और इनको फ़ॉलो करना है। अपने पास जो रमज़ान कॉर्नर बनाना है, जहाँ रमज़ान के बारे में अहम बातें लिखनी है, वहाँ ये अपनी याद दहानी के लिए लिख भी लेना है, जहाँ इबादत करते हैं कि नो फ्राई फूड, नो टी, नो सॉल्टी शुगरी फूड, ठीक है? इस तरह इन चीज़ों को लिख लेना है और कोई भी ऐसा फूड जो प्लेट से हट के है, उसको नहीं ऐड करना, ठीक है? फ्रूट्स को ज़्यादा रखना है और रोटी और साथ में अंडा है, चिकन है या दाल है, ठीक है? दाल भी बहुत हल्की होती है मैदे पे और प्रोटीनिशियस होती है। चिकन के इक्विवेलेंट इसमें भी एनर्जी और ताकत होती है दाल के अंदर भी। उसके बाद आ जाते हैं हमने सहर कर ली, अफ्तारी कर ली, ठीक है? अफ्तारी का पैटर्न क्या है कोई रिवाइज़ करेगा? अफ्तारी किस पैटर्न पे करनी है? तो ये एक माइक ओपन करके बताते हैं इंशाल्लाह। पानी, खजूर उसके बाद खाना, नमाज़ पढ़ने के बाद। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। पानी और खजूर उसके साथ अगर कुछ बनाना है ना फ्राई फ्रूट की बजाय फ्रूट्स की कोई चीज़ बनानी है और फ्रूट्स की कोई चीज़ बनानी है तो उसमें चीनी नहीं डालनी, नमक ज़्यादा नहीं डालना, उसको नेचुरल रहने देना है, ठीक है? ताकि उस टाइम पे हाइड्रेशन और मिनरल्स मिल जाएँ। और उसके बाद फ़ौरन से खाना स्टार्ट नहीं करना, मगरिब की नमाज़ अदा करने के बाद खाना इंशाल्लाह स्टार्ट करना। खाना सिंपल रखना है, रोटी है, सालन जो भी है, चिकन है, दाल है, ठीक है? या सब्ज़ी है, उसमें स्पाइसेस ज़्यादा ना हो और ऑयल ज़्यादा ना हो, ठीक है? बहुत हल्की-फुल्की सी हो, क्योंकि हमने इंशाल्लाह खुद को न्यूट्रिशन देनी है, उस चीज़ में नहीं जाना कि ऑयल अच्छे से छोड़ा हुआ हो, स्पाइसेस ज़रा करारे हों, बहुत सिंपल रखना है इंशाल्लाह। अच्छा इफ्तार के बाद बेटे हमारे पास सबसे अहम चीज़ रमज़ान की आती है, वो है क़याम, जिसको हम तरावी भी कहते हैं, ठीक है? अपनी ज़ुबान में हम तरावी कहते हैं, जिस तरह हम नमाज़ के लिए वर्ड कुरान में क्या है? सलात। अपनी सलाह, ठीक है? सलाह होता है सिला मिलाने से कनेक्शन है और हम उर्दू में कहते हैं नमाज़। इसी तरह से तरावी को अरबिक में कहते हैं क़याम, क़यामुल लैल रात का क़याम। रात में इंसान खड़ा होता है, नींद को कुर्बान करता है, अपने रब का कलाम सुनाता है, ठीक है? दिन में समझता है और रात में खड़ा होके रब को सुनाता है कि ये मैंने ये बातें हैं, ठीक है? अल्लाह ताला से वो दुआएँ उसकी होती हैं। रात के टाइम पे अल्लाह से बात करता है, अल्लाह को सुनाता है, ठीक है? तो इस वजह से जो क़यामुल लैल है ना हमें अफ्तार में हमने खाना खा लिया, उसके बाद हम क़याम कर रहे हैं। तो क़याम में हमने जिस चीज़ को मैनेज करना है, अब मज़ीद खाने के ऊपर खाना ना हो क्योंकि हम खाना खा चुके हैं, लेकिन हमारे पास ना पानी हो, ठीक है? पानी की बॉटल हो और पानी की बॉटल में चूँकि हमने पता है क्या करना है, सहरी में 2 ग्लास पानी मिनिमम कोशिश करनी है, आराम-आराम से हम लें। फिर इफ्तार में भी पानी, एक तो हमने खजूर के साथ 1 ग्लास लेना है ना, तो उसके साथ खाने का आप एक रख लें, ठीक है? तो 2 ग्लास तब हो गए, 2 ग्लास अभी हो गए।
फिर 2 ग्लास से 4 ग्लास आप रखें तरावी के टाइम पे, जब क़याम करना है और क़याम को एक ही पैटर्न पे ना करें। हमारे यहाँ जो क़याम का और तरावी का तरीक़ेकार है ना, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक नहीं है। लेकिन हाँ, वो गलत भी नहीं है, ठीक है? क्यों? क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम मस्जिद में करवाया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरगीब दी कि अफ़ज़ल क़याम वो है जो तहज्जुद के वक़्त होगा। लेकिन अब ऐसा हुआ कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा के दौर में उन्होंने इसको परमानेंट क्यों कर दिया कि लोगों को अगर उनकी ज़ात पे छोड़ा जाएगा ना कि तहज्जुद के टाइम कर दे, कोई उठ पाएगा, कोई नहीं उठ पाएगा। तो डिसिप्लिन करने के लिए इशा के बाद तो टाइम स्टार्ट हो जाता है ना। अफ़ज़ल तो ऑब्वियसली तहज्जुद का वाला वक़्त ही है, सहर के करीब वाला वक़्त ही है। लेकिन अगर इसकी बाकायदा जमात हो जाएगी, एक इमाम होगा और इनकी एक एक कुरान जो है वो रिवाइज़ हो जाएगा, तो सबका अल्हम्दुलिल्लाह क़याम रूटीन और सबके साथ मिलके हो जाया करेगा। तो इस वज़ह से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इब्तिदाई रातों में करवाया था इसे, लेकिन इसको रेगुलर इसलिए नहीं किया था कि लोग इसको परमानेंट ना समझ लें, ठीक है? यानी कि लोगों के लिए ये आसानी का मामला हो कि अगर किसी ने तहज्जुद के टाइम भी उठ के करना है, तो वो कर सके। उसको ये ना हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम इशा के फ़ौरन बाद ही करवाया। यानी इशा के फ़ौरन बाद भी आप कर सकते हैं, लेकिन अफ़ज़ल जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी प्रेफ़र करते थे, वो तहज्जुद के टाइम वाला है। हमारे यहाँ अब जो तरीक़ेकार चल रहा है, वो इशा के राइट आफ्टर है, ऑब्वियसली लोगों को डिसिप्लिन करने के लिए कि कुरान वो सुन लें, इशा की जमात के साथ जमा है, तो साथ में जब क़याम करेंगे, तो उनका अल्हम्दुलिल्लाह पारा रिवाइज़ हो जाएगा। अच्छा, लेकिन मज़े की बात ये है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किया करते थे ना, तो उनको तर्जुमे की ज़रूरत नहीं होती थी समझने के लिए बात को, क्योंकि अरबिक उनकी अपनी ज़ुबान थी। तो अब जब हम लोगों ने करना है ना, कुरान का मकसद ही समझना है उसको, तो हमने भी ये नहीं करना कि फ़ौरन ही कॉपी पेस्ट कर देना उस रूल को, बल्कि हमने क्या करना है, हमने क़याम में अगर 2 नफ़ल में जितना कुरान पढ़ना है, उस 2 नफ़ल को शुरू करने से पहले जो 2 रुकू पढ़ने हैं, उनको रिवाइज़ करना है। उनका तर्जुमा क्या है, मेन-मेन चीज़ों को देख लिया, ताकि जब हम अब पढ़ेंगे क़याम, तो क़याम हमारा ईमान और एहतिसाब के साथ तो होगा ही, तब जब हमें समझ आ रहा होगा। जब हमें समझ आ रहा होगा, तो समझने के लिए हमने आराम से बैठना है, तभी हमने रमज़ान कॉर्नर बनाए हैं कि वहाँ हम बैठेंगे, कुरान स्टडी करेंगे, जितना कुरान स्टडी होगा वो खड़े होके सुनाएँगे क़याम में 2 नफ़ल। फिर थोड़ी देर बाद उस कुरान को स्टडी करेंगे फिर। कभी भी ऐसे नहीं करना कि इस चक्कर में कि 8 नफ़ल मैंने पूरे करने हैं, तो बस स्पीड के साथ हम पढ़ लें, फ़ायदा नहीं होगा। उसकी बजाय अगर 2 नफ़ल भी अच्छे से किए होंगे ना, कि बैठ के उनको उनका तर्जुमा याद किया होगा, उनके बारे में देखा होगा, अच्छा ये बात है, मैंने ये करनी है। फिर खड़े होके करे होंगे, वो ज़्यादा मीज़ान में भारी हैं। यानी हम अपनी तरफ से करते हैं तादाद जमा, मैंने 8 की 8 तरावियाँ कर ली। उसके मुकाबले में कोई 2 कर रहा होगा, वो बोलेगा हाय मैंने सिर्फ़ 2 की। अल्लाह ताला यूँ नहीं देखते, किसकी 2 है, किसकी 4 है, किसकी 8 है। अल्लाह ताला देखते हैं किसने कितना वक़्त दिया और वो वाक़ई क्वालिटी वाला दिया कि उसमें समझा। तो हमने अपना टारगेट जो क़याम का रखना है, वो समझ के क़याम करने वाला है। वो बेसमझे क़याम नहीं है कि मैंने इतना पारा तिलावत कर दिया, मैंने इतना पढ़ दिया। अल्लाह ताला कोई तो ये रट्टे चीज़ें नहीं चाहिए ना, तो हमें भी उसका फ़ायदा नहीं होगा। तो क़याम का पैटर्न क्या करना है, थोड़ी देर बैठना है, थोड़ी देर बैठना है, कुरान जितना नफ़ल में पढ़ना है, 2 रुकू हैं, 4 रुकू हैं, उनको स्टडी करना है आराम से और फिर खड़े होके उनको पढ़ना है। अगर लगे कि इस प्रोसेस में इतनी बस हो गई है, बस आज के लिए 2 नफ़ल। अपना मिनिमम टारगेट जो है वो 2 का ज़रूर सेट करें कि कोई भी रमज़ान की रात ऐसी ना हो कि मेरा क़याम उसमें ना हो। मेरा क़याम ज़रूर होना चाहिए, मेरी तरावीह ज़रूर होनी चाहिए, चाहे मिनिमम 2। अगर ये नहीं होती तो रमज़ान और गैर रमज़ान में फ़र्क ही कोई नहीं है, अगर क़याम होगा ही नहीं तो। उसमें मैक्सिमम अपना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला रखें 8। आप सल्लम 8 पढ़ते थे, 7-3 वितर पे पढ़ा करते थे, इस तरह उनकी 11 रकात हुआ करती थी। तो 2, 2, 2 और 2 यानी 8 रकअतें। तो इस वजह से अपना मिनिमम टारगेट 2 का सेट करें, क्वालिटी पे फ़ोकस करना है, तभी नफ़ा होगा। क्वांटिटी पे सिर्फ़ तभी जाना है जब क्वालिटी मेंटेन्ड हो, जब कैपेसिटी उस चीज़ की इंशाअल्लाह होगी, ठीक है? तो इशा के राइट आफ्टर आपने इस तरह से क़याम करना है, उसमें जब आप सिटिंग कर रहे हो, कुरान को स्टडी कर रहे हो, जितना कुरान क़याम में सुनाना है, उस दौरान अपने पास वाटर रखिए, उस वाटर में आइदर अच्छा सबसे मज़े की बात ये है कि अगर हम वाटर इंटेक ज़्यादा करने की कोशिश करें ना, तो वाटर इंटेक ज़्यादा करने में जब हम सिंपल प्लेन वाटर ले रहे होते हैं, उससे ब्लोटिंग हो जाती है, यानी जिसे कहते हैं ना पेट आफड़ जाता है। टू मच वाटर जब करते हैं। उसको अवॉइड करने के लिए क्या किया जा सकता है? उसको अवॉइड करने के लिए कुछ टिप्स हैं। उन टिप्स में से एक ये है कि वाटर के अंदर अगर हल्का-सा सॉल्ट डाला जाए, अच्छा टू मच सॉल्ट नहीं कि वाटर सॉल्टी हो जाए, वाटर सॉल्टी भी ना हो लेकिन हल्का-सा सॉल्ट। सॉल्ट जो होता है ना हल्का-सा, उसमें ये होता है कि वो एक मिनरल सोडियम हमारी बॉडी को एक्टिवली चाहिए होता है सोचने के लिए।
बस नमक का ज़ायका ना आए लेकिन हल्का-सा जो पानी का जो है ना, हल्का-सा वो हो जाए सॉल्टी सा। उसमें ये होता है एब्ज़ॉर्प्शन अच्छी हो जाती है पानी की, पानी अच्छा एब्ज़ॉर्ब हो जाता है। या उस वाटर को हल्का-सा वार्म रखें, ठीक है? और उसके अंदर आप डाल लें कुकम्बर डाल लें या फिर डाल लें हल्का-सा लेमन, 1-2 ड्रॉप लेमन या यूँ कर लें कि हल्की-सी खजूर, ठीक है? खजूर जिस तरह भिगो के रखते हैं ना खजूर वाला पानी टाइप या बादाम, बादाम भिगो के रखते हैं तो बादाम वाला पानी, इस तरह की चीज़ को साथ मिक्स कर लें या सौंफ है, सौंफ भिगो के रखिए सौंफ वाला पानी, तो हल्का-सा उसके अंदर लोग चिया सीड्स वाटर के साथ यूज़ करते हैं। जो लोग वाटर और हाइड्रेशन प्रिंसिपल पे जाते हैं, ठीक है? वो लोग अपने वाटर के अंदर आइदर कुकम्बर्स हो जाता है या हो जाता है हल्का-सा लेमन हो जाता है। लेमन समटाइम पतला-सा काट के डाल देते हैं, यानी खटास ना होने पाए, पानी खट्टा ना होने पाए, पानी नमकीन ना होने पाए, लेकिन हल्की-सी ज़ेस्ट सी हो जाए। उससे ये होता है वाटर की एब्ज़ॉर्प्शन अच्छी हो जाती है। ठीक हो गया? तो आइदर अपने वाटर में लेमन का स्लाइस डाल लीजिएगा, कुकम्बर का डाल लीजिएगा या हल्का-सा पिंच ऑफ सॉल्ट। उससे ये होगा कि पानी जो आपने 2 ग्लास या 4 ग्लास का टारगेट रखा है ना ड्यूरिंग द तरावी, वो इस अंदाज़ से बॉडी के साथ एडजस्ट होगा कि वो पेट आफड़ वाला सीन नहीं होगा। उसके साथ ज़रूर हल्के से फ्रूट्स अगर कट करने हैं, केला या सेब कट कर लें या खजूर के अंदर बादाम डाल लें। ठीक हो गया? अगर कुछ खाने को मन हो रहा है तो। लेकिन हाँ, फ्राई फूड बिल्कुल ऐड मत करें, कोई भी हैवी खाने की चीज़ इस तरह के ना ऐड करें। और ऑनलाइन फूड मँगवाना, ठीक है? जो कि ऑब्वियसली प्रोसेस्ड होते हैं, इवन फ्रेश भी हैं, उन चीज़ों को अवॉइड कर दें कि हम लोग चूँकि रात जागनी होती है, इबादत करनी होती है, तो बंदे को होता है मैं कुछ खाऊँ। तो पहली बात ये है कि क़याम के दौरान वो अपना वाटर वाला सीन रखें, हल्की-सी भूख वाली चीज़ है, तो केला सेब इज़ इनफ क्योंकि इशा के राइट आफ्टर तो हम लोग क़याम कर रहे हैं। तो इस वज़ह से इस टाइम पे दोबारा अब खाना तो नहीं ऐड होगा। अगर लेट तक जागना है तो फ्रूट्स को ऐड कर लिया जाए। ठीक हो गया? मील प्लानिंग क्लियर है? सहर और इफ्तार का पैटर्न क्लियर है? क्या चीज़ अवॉइड करनी है, ठीक है? किस रूल के अकॉर्डिंग जाना है। अब एक और अहम चीज़ है और वो अहम चीज़ क्या है, वो है लैलतुल कदर की रातें, ताक रातें। ताक रातों में ज़्यादा जागना होता है। उसको कैसे मैनेज करें? उसमें खाने को कैसे मैनेज करें? उसमें नींद को कैसे मैनेज करें? जी, अच्छा, अब चूँकि हमने इस रात में लैलतुल कदर की रातें और इस रातों में अच्छा इशा हो रही है अभी आजकल 7 बजे, ठीक है? लोगों के अच्छा मज़े की बात ये है कि आपको आइडिया है कि हमारी बॉडी जो है ना, उसको अच्छा वर्किंग करने के लिए ना स्लीप ज़रूर रिक्वायर्ड होती है। बॉडी ने अपना सिस्टम शट डाउन करना होता है, फिर दोबारा वर्किंग करनी होती है। उसको ज़रा उसके सब ऑर्गन्स को आराम चाहिए होता है, ब्रेन को भी, पूरी बॉडी को भी। तो स्लीप के बगैर हम अच्छी वर्किंग नहीं कर सकते। जो अपनी नींदों को सैक्रिफाइस करेंगे, तो उससे क्या होगा उससे वो अच्छा नेक्स्ट डे को फंक्शन नहीं कर सकेंगी। मैक्सिमम भी बॉडी विदाउट स्लीप 1 से 2 दिन अच्छे से चल सकती है, उसके बाद उसकी जो काम करने की सलाहियत है वो ड्रॉप करने लग जाती है, सोचने की सलाहियत, एनर्जी लेवल सब ड्रॉप करते हैं, अगर हम बॉडी को स्लीप नहीं दें। ऑब्वियसली अपने जिस्म को ये काम करो लेकिन हमने तुम्हें रेस्ट नहीं देनी, तो वो ऑब्वियसली काम अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो लैलतुल कद्र की रातों में लैलतुल कद्र की जो रातें हैं, उसमें लैलतुल कद्र की रातों में हमने क्या करना है, जागना है, ठीक है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी जागते थे, अपने घरवालों को भी जगाते थे और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह सातों आसमानों से फरिश्ते उतरते हैं और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी उतरते हैं, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला के बुज़ुर्ग फरिश्ते हैं, सबसे बड़े फरिश्ते हैं और वो जो हैं, वो सिर्फ़ अल्लाह ताला के मैसेज को लेके कायनात में नीचे आते हैं, सातों आसमान से। वो सिदरतुल मुंतहा पे होते हैं और वो सब फरिश्तों को मॉनिटर करते हैं। हर स्टेशन, हर आसमान पे जो फरिश्ते हैं, जो ड्यूटीज़ कर रहे हैं, उन सब के ऊपर भी जो इंचार्ज है वो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम है। और कुरान के नुज़ूल के वक़्त और जो पहली आसमानी किताबें आई हैं, सिर्फ़ उस टाइम पे हज़रत जिब्राइल उतरते रहे हैं। अल्लाह के अर्श के पास ही होते हैं। अल्लाह ने तब-तब इनको मैसेज देके उतारा है, अल्लाह कहते हैं जिब्रील अमीन है। अल्लाह ताला अपने स्पेशल टास्क जो है, यानी कि उस फरिश्ते के पास इतनी ताकत है कि आप ज़रा खुद बताते हैं 700 से ज़्यादा उसके पास है
क्योंकि अगर पर ही वो फरिश्ता आपने खोले ना, यानी उस पे कोई गालिब नहीं आ सकता। वो जो पैगाम लेके आ रहा है और वो बहुत उस चीज़ में अपने मैसेज को एग्ज़ैक्ट यानी अल्लाह की बात को वो बेस्ट डिलीवर करता है आपको, एग्ज़ैक्ट जैसी होती है। तो अल्लाह ताला ने उनकी इतनी इज़्ज़त है कि अल्लाह उन्हीं के ज़रिए से अपने मैसेज को दुनिया में डिलीवर करवाते हैं। और लैलतुल कद्र की रात यानी 21, 23, 25, 27 में से कोई एक रात ऐसी होती है इन पाक रातों में से, जिसमें जब सब फरिश्ते हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उतरते हैं और उनके साथ सारे स्टेशन, सारे आसमानों के फरिश्ते उनके साथ नीचे उतरते हैं। कहते हैं कि इतनी इतनी कंकरियों की भी तादाद नहीं होती, जितना फरिश्ता इस रात में उतरता है और उसके उतरने की एक सिम्पटम ये होता है कि इंसान को जिस तरह कुरान की तिलावत करते हुए एक सुकून महसूस होता है ना, इंतहाई सुकून का सा एहसास, जिस तरह नेकी करके सुकून का एहसास होता है, ये नेचुरल उसको सुकून हर जगह महसूस हो रहा होता है। अक्सर जो उलमा है वो फिर इन इन निशानियों की बिना पर समटाइम गेसेस भी करता है कि लगता है 23वीं की रात या 25वीं की रात या 27वीं। कहा जाता है कि ये रोटेट कर करके आती है, यानी ऐसा नहीं है हमेशा 21 की होगी, 27 की होगी, 25 की होगी, 23 की। अक्सर हमारे जो सहाबा है ना, उन्होंने 25वीं और 27वीं और 29वीं और ज़्यादातर 27वीं को कहा हुआ है। ये उनके गेसेज़ हैं कि अक्सर 27वीं को ज़्यादा वो माहौल होता है। लेकिन समटाइम 21, 23, 25 और 29 इन सब में हो सकता है। लेकिन ये है कि हमें इन सब में ढूँढना है। अफ़ज़ल वसल्लम कहते थे आपने इन सब में इबादत करनी है जो ऑड नाइट्स होंगी। यानी 21, 23, 25, 27, 29 इनकी रातों में आपने बैठ जाना है। ठीक है? और इनमें कुरान की तिलावत, ज़िक्र ज़्यादा हो, क़याम ज़्यादा हो, आपने जाग रहे होना है। तो इसमें जागने के लिए ना बेटे हमें 2 चीज़ों को ध्यान में रखना है। ठीक है? वो 2 चीज़ें क्या हैं कि हम जब इस टाइम पे जाग रहे हैं तो इसमें हमारा खाना कैसा हो, ठीक है? और इसमें हमारी नींद कितनी हो, क्योंकि हमें सपोर्ट कर सके ना ये हमारी इबादत को। तो उसमें बेटे हम अगर साइंटिफिकली देखें तो हमारी बॉडी को मिनिमम भी जो नींद है ना, जो बेस्ट फंक्शनिंग के लिए चाहिए वो 4 आवर की नींद है, ठीक है? 4 टू 5 आवर की नींद है, ठीक है? तो अब अगर हम देखें आज बेटे हमारे पास 7 बजे के करीब इशा हो रही है, ठीक है? 7:30 भी लगा लें, ठीक है? तो 7:30 से 9:30 2 घंटे रख लें क़याम का, यानी 1 घंटा में अल्हम्दुलिल्लाह पारा तिलावत और तर्जुमा के साथ हो जाता है कवर ना, लेकिन हम 1 घंटा साथ में मैक्सिमम रख रहे हैं क़यामुल लैल का, यानी खड़े होके नवाफ़िल के अंदर कुरान पढ़ने का। तो 7:30 से 9:30 वाला अपना क़याम का मार्जिन अगर रखें, तो 10 बजे कर लें, चलें सोते-सोते 10 बज गए, तो अब 10 से आगे के हम घंटे कैलकुलेट करते हैं। 11, 12, 1, 2, 3, 4 और 5 ठीक है? ये हमारे पास बन रहे हैं 7 घंटे, साढ़े 5 पे हालाँकि फ़जर हो रही है ना। तो इसमें यूँ देखें कि हमारे पास 7 घंटे आ रहे हैं, तो हमने इनमें से 4 घंटे अगर नींद लेनी है, ठीक है? मिसाल के तौर पे क़याम करते ही हम सो जाएँ, ठीक है? 10 बजे पूरे रखें कि हम सो जाएँ, तो 11, 12, 1, 2 11, 12, 1, 2 2 या 3 बजे उठ जाएँ। अब 3 से 5 वाला टाइम जो है, 3 से 5 वाला टाइम, वो 2 घंटे इनफ है कि इस टाइम पे हम मज़ीद दुआएँ कर सकें, ज़िक्र कर सकें, स्पेशली जो मग़फ़िरत की दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून करीम तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। अगर सबके लिए माँगनी है तो अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून करीम तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना। अन्ना हम सबको माफ़ कर दे, फ़अफ़ु अन्नी मुझे माफ़ कर दे। तो इस वज़ह से इस रात में फिर हमने 1/3 लेट नाइट में उठकर जो है वो उसको किया जाए। उसका अलार्म सेट किया जाए जिस तरह सहरी का अलार्म होता है। 5 से साढ़े 5 वाला टाइम तो रखें ही आधा घंटा सहरी का, ठीक है? सहरी करने का टाइम, उस टाइम पे रखें। तो 3 बजे उठ जाया जाए, 2 बजे का आप अलार्म लगाएँ, आहिस्ता-आहिस्ता उठेंगे 3 बजे जाके। तो वो 4-5 घंटे वाली नींद वाला सीन भी हो जाएगा। ढाई बजे का अलार्म लगा लें, 3 बजे का। तो बाकी दिनों में भी अगर हो पाता है तो दिस इज़ वेल एंड गुड। अगर बाकी डेज़ में भी ये चीज़ हो पाती है तो वेल एंड गुड, लेकिन मिनिमम ताक रातों में जो है ना तहज्जुद में अर्ली उठने का प्लान कर लेंगे, ठीक है? इस तरह ये होगी कि ऑल नाइट जो है वो ये जागने वाली चीज़ अगर कैपेसिटी में नहीं है। अच्छा, इसमें मज़े की सीन पता है क्या होता है? अल्टरनेटिव डेज़ में है ये नाइट्स। यानी ऐसा नहीं है कि इकट्ठे 5 रातें जागनी। उसमें ये होता है कि अगर कोई पूरी रात जाग भी रहा है ना, तो उसके पास अगली रात की नींद है उसको कवर अप करने के लिए। फिर अगली रात में अगर जाग रहा है, फिर अगली रात उसके पास है उस नींद को कवर अप करने के लिए। तो टारगेट यही रखना है कि हम रात भर जाग सकें, लेकिन अगर कोई रात भर नहीं जाग सकता, ठीक है? समटाइम किसी का होता है कि उसकी वर्किंग दिन की बहुत टफ होती है, उसको नींद आती है, वो उसको नहीं जगा पाता। तो उसके लिए बेस्ट चीज़ क्या है कि क़याम करके सो जाए और रात में 2-3 बजे उठ जाए। फिर 3 से 5 वाला जो टाइम है, 2 बजे का अलार्म लगाए, ढाई 3 उसको बज जाएँगे उठते हुए, फ्रेश होते हुए, तो 3 से 5 का अपना फिर अगेन इबादत का टाइम करिए, वो
तहज्जुद के करीब उसका फिर जो पाक रात वाली इबादत है वो भी मिल जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो गया इंशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल टाइम हमारा काफ़ी हो गया 5:40 हो गए हैं, 5:45 पे मगरिब भी हो रही होती है। मैं इसकी पिक्चर आप तक ना शेयर कर देती हूँ। लैलतुल कदर वाले जो पॉइंट्स हैं ना बेटा, ये आप लोग ज़रा नीट करके जो हमारा प्लानिंग वाला ग्रुप है उसमें शेयर कर दें। तो इसकी भी स्लाइड जो है ना हम इसको भी रेडी कर लेते हैं। इसकी पिक्चर मैं भी ले लेती हूँ और वो पिक्चर आपके साथ ग्रुप में शेयर करती हूँ। जिस तरह पहली कुरान की स्लाइड थी, रोज़े वाली थी, इन 3 से 4 स्लाइड्स को ना रमज़ान की इम्पोर्टेंस पे नीट कर लेंगे और कल के दिन पे थोड़ा-सा ना दुआओं का पैटर्न है। कल हमारा ट्यूसडे है। दुआओं के थोड़े से पैटर्न को देख लेंगे और कल के दिन पे ना दोहरा कुरान को करना किस तरह से है, ठीक है? उसको देख लेंगे। इसमें ये है कि बाकी सब भी ना ज़रा अपना पोल में टाइम वगैरह कन्फर्म कर दें। तो हम इंशाल्लाह फिर एक और पोल करेंगे जिसमें हम ना रिफ्लेक्टिव एंगल्स शेयर करेंगे कि इस दफ़ा कौन किस ऐनक से कुरान को देखेगा। रिफ्लेक्टिव मिरर कह लें, रिफ्लेक्टिव लेंस कह लें कि हर बंदा अपनी एक सोच का रुख पकड़ेगा कुरान को देखने का। कोई पकड़ेगा कि मैंने इसमें देखना है कि अल्लाह ताला किन लोगों के बारे में कह रहा है कि मोहब्बत है उनसे, मैंने वो सिफ़ात जमा करनी है। फिर आप क़याम के टाइम पे, अपनी इबादत के टाइम पे उन चीज़ पे गौर कर सकते हैं। अपने बाकी डेज़ में जब जब आपने उसको देखना है। कोई ये देख सकता है अल्लाह को किन लोगों पे ग़ज़ब होता है और लानत होती है। कोई अपना ये एंगल बनाएगा, कोई बनाएगा कि कौन कामयाब लोगों के रवैये क्या हैं, ठीक है? नाकाम लोगों के क्या हैं, जिनके बारे में अल्लाह कहते हैं ये कामयाब हो जाएँगे। फिर कोई कोई पर्सन है, वो ये देखेगा कुरान में किन-किन लोगों को अल्लाह मेंशन कर रहा है, ठीक है? अल्लाह ताला सूरह यासीन के अंदर 2 नौजवानों को मेंशन कर रहा है जो आके ठीक है? सूरह यूसुफ में अल्लाह ताला भाइयों को मेंशन कर रहे हैं, अज़ीज़ मिस्र को कर रहे हैं, ज़ुलेहा उस औरत को कर रहे हैं, हज़रत यूसुफ याकूब को कर रहे हैं। यानी अम्बिया के अलावा भी कौन-कौन से लोग हैं, साहब कहफ जिस तरह से, ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम है। तो उन लोगों से यानी जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनकी प्रोफाइलिंग कर लेगा, पॉज़िटिव कैरेक्टर, नेगेटिव कैरेक्टर। पॉज़िटिव कैरेक्टर जो है उनसे क्या सीखा, नेगेटिव कैरेक्टर से क्या नहीं करना, जिन कैरेक्टर्स को अल्लाह ताला नापसंद करते हैं। जैसे कि अल्लाह ताला हज़रत मूसा अलैहि सलाम के वाक़े को बयान करते हुए कहते हैं वो औरत उसके पास हया के साथ आई थी चलते हुए। हमें पता चलता है अल्लाह ताला एक औरत की क्वालिटी डिस्क्राइब कर रहे हैं, हया के साथ चल के आना। यानी हमारे चाल-ढाल में भी हया हो सकती है। सिर्फ़ ये नहीं कि पर्दा किया तो जैसा मर्ज़ी चल फिर रहे हैं, जैसी मर्ज़ी बातचीत कर रहे हैं। यानी हया को अल्लाह ताला हमें यूँ भी डिफाइन करते हैं कि चाल-ढाल में भी हया होती है। तो वो हया वाली चाल के साथ आई। तो इस तरह से कोई ऐसा पर्सन जो कुरान में सिर्फ़ ये देखेगा अल्लाह ताला कैरेक्टर्स को किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं। तो कल के दिन पे इंशाल्लाह हम इसके पोल को भी और क्लास में इंशाल्लाह इसको करना किस तरह से है, तो उसको हम करेंगे। अगर मुमकिन हो सकेगा तो सूरह फातिहा को सैंपल के तौर पे कवर भी करके देखेंगे, ठीक है? मीनवाइल जो है, मैं कोशिश करती हूँ आज या सुबह के टाइम पे ना हमारी अभी तक की जो स्लाइड्स हैं उनको आपके साथ शेयर कर दूँ ताकि हमारा ना रमज़ान प्रिपरेशन का डाटा नीट हो जाए, ठीक है? उनकी स्लाइड्स नीट हो जाए। ओके जी, अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें जो बातें सीखी हैं इन पे अमल की तौफ़ीक दे। हम इनको इंशाल्लाह रमज़ान में खुद को डिसिप्लिन कर सकें और इसका जो मैक्सिमम फ़ोकस है इस रमज़ान में इंशाल्लाह अचीव कर पाएँ। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।